जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स बहुत से सिखाने की चीज़ें लेकर आते थे और उन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत ही कॉमन थी, उनकी पैकेजिंग में यूज़ होने वाले प्लास्टिक। ये चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करती कि कैसे दुनिया की कोई भी चीज़ प्लास्टिक में कवर करी जा सकती है। बोटल्स, बॉडीज, ऑर्नामेंटल, सैटेलाइट, फूड, लिस्ट बहुत लंबी है। ईच एंड एवरी इंडस्ट्री कैरी दिस थिंग कॉल्ड प्लास्टिक और प्रॉब्लम भी यही है, नैनो प्लास्टिक। 2004 में रिचर्ड थॉमसन वो पहले इंसान बने जिन्होंने माइक्रो प्लास्टिक टर्म को इंट्रोड्यूस किया। अब इसका मतलब ये नहीं इससे पहले लोग अवेयर नहीं थे। इसके डिटेक्ट ना होने का मेन रीजन था इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस। इनिशियली जिन टेक्निक्स का यूज किया जाता था उनमें इंक्लूडेड थे फोरियर ट्रांसफॉर्म, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन ये दोनों टेक्निक्स 2010 के एंड में डिस्कवर हुए थे। रिसर्चर्स को लगने लगा कि प्रॉब्लम माइक्रोप्लास्टिक तक लिमिटेड नहीं है, प्रॉब्लम और भी डीपर लेवल तक पहुंच चुकी है। जैसे प्लास्टिक माइक्रो एलिमेंट्स में टूट सकते हैं, वैसे ही इनके और छोटे एलिमेंट्स हो सकते हैं। नैनोप्लास्टिक का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिला 2014 के करीब। रिसर्चर्स का मानना था कि नैनोप्लास्टिक सेल्स के अंदर एंटर कर सकते हैं, ब्लड स्ट्रीम और ऑर्गन तक पहुंच सकते हैं। 2022 से 2024 वो टाइम था जब साइंटिस्ट को नैनोप्लास्टिक मिले ह्यूमन ब्लड्स में, लंग्स में और इवन प्लेसेंटा में। किसी भी टर्म में नैनो का यूज होना मतलब उस टर्म का 1 बिलियंथ पार्ट। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 1 मीटर की रोप है तो उसके 1 बिलियंथ इक्वल पार्ट कर दो तो हर एक पार्ट नैनो पार्टिकल कहलाएगा। किसी प्लास्टिक पार्टिकल का डायमीटर 1000 नैनोमीटर के बराबर है या उससे कम हुआ तो उस पार्टिकल को नैनोप्लास्टिक कहते हैं। एक डीएनए 2.5 नैनोमीटर वाइड होता है, एक वायरस भी 100 नैनोमीटर वाइड होता है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि सबसे स्मॉल साइज नैनोप्लास्टिक डिस्कवर हुआ वो 20 नैनोमीटर तक का हुआ है। रिसर्चर्स का एस्टिमेट है अगर और भी छोटे साइज का नैनोप्लास्टिक मिले जो पॉसिबली एग्जिस्ट करते होंगे तो आने वाले टाइम में बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। इकोलॉजी में एक टर्म यूज होता है जीनोटॉक्सिसिटी। जब किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हमारे जीन्स टॉक्सिकेट होते हैं उस फिनोमेना को जीनोटॉक्सिसिटी कहते हैं। प्लास्टिक के केस में जीनोटॉक्सिसिटी के मैक्सिमम रिजल्ट तब आए जब रिसर्चर्स एक स्पेसिफिक टाइप के प्लास्टिक पॉलीस्टाइरीन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। ऑलमोस्ट हर एनिमल में ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सेल्स होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं जब न्यूरो इन्फ्लेमेशन होता है। न्यूरो इन्फ्लेमेशन इम्यून सिस्टम का कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में होने वाली इंजरीज, इन्फेक्शन से बचाता है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि अगर ये न्यूरो इन्फ्लेमेशन ज्यादा हुई तो खुद डिजीज का कारण भी बन सकते हैं। क्रोनिक डिसीज लाइक ट्रॉमा, मेटाबॉलिक इश्यूज। जब इन सेल्स पे रिसर्च किया गया तो इन सेल्स में नैनोप्लास्टिक मिले। अटलांटिक ओशन में नैनोप्लास्टिक के ट्रेसेस मिले हैं। पहले ये समझिए, जारी एक लार्ज स्केल सिस्टम होता है जिसमें ओशंस करंट सर्कुलेट करते हैं। रिसर्चर्स ने 3 रीजन लिए। पहला रीजन जायरी, दूसरा रीजन आउटसाइड जायरी और तीसरा कोस्टल एरिया। अब इन रीजन्स में 3 डिफरेंट वाटर लेवल पर इन्वेस्टिगेशन हुई, सरफेस लेवल, मिड डेप्थ, बॉटम। रिसर्चर्स ने इन रीजन्स में 3 तरह के मेजर प्लास्टिक पॉलीमर्स को एनालाइज किया, पीवीसी, पेट और पीएस। रिजल्ट में मिला कि कोस्टल में सरफेस लेवल पर सबसे ज्यादा प्लास्टिक कंसंट्रेशन पाई गई है, मिड डेप्थ में सरफेस से कम और बॉटम में सबसे कम। बॉटम लेवल नैनोप्लास्टिक के लिए अब स्टोरेज जोन का काम कर रहा है, मतलब प्लास्टिक सरफेस से बॉटम लेवल पर पहुंच रहा है और पीईटी की कंसंट्रेशन हाईएस्ट थी। कोस्टल रीजन में नैनोप्लास्टिक का ज्यादा मिलना सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि जितने भी रिवर्स हैं उनसे प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्ट्स बहकर डायरेक्ट कोस्टल एरिया तक पहुंच रहे हैं। यह एक सेल के जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे प्लास्टिक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन। नैनोप्लास्टिक इस सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर सकता है और इससे भी बुरा ये न्यूक्लियस को पेनिट्रेट करके डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। और डीएनए में एक छोटा चेंज काफी है एक इंसान को पूरी तरह म्यूटेट करने के लिए। नैनोप्लास्टिक एक इनडायरेक्ट मैकेनिज्म का यूज करता है। नैनोप्लास्टिक अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट में कुछ केमिकल रिएक्शन करके अपने सरफेस पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज डेवलप कर लेता है और यही रिएक्टिव ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए डैमेज करने के लिए। ज़ेब्राफिश, गोल्डफिश, चूहे, अर्थवॉर्म, श्रिम्प्स, इन सभी में रिजल्ट काफी खराब है। सभी स्पीसीज में डीएनए ब्रेकेज मिला। हम ह्यूमन चीजों को लेकर तब सीरियस होते हैं जब चीजें हम पर बीतती हैं, चाहे वो कोविड-19 हो या फिर क्लाइमेट चेंज। समय रहते कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे